चलिए भी आपका दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। और मैं हूं भैया आपका अमित खुराना। और आज हम लेके आए हैं अभी एक और अदर टेस्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका होने वाला है 19 से लेके 22 अप्रैल के बीच में। और ऑल्सो इम्पोर्टेंट है एनडीए के लिए दोस्तों। तो हम काफ़ी टेस्ट लेके आए हुए हैं, लास्ट का मतलब 3 या 4 टेस्ट हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं और कॉन्टिन्यूस काफ़ी टेस्टेस हैं जो हम आगे करने वाले हैं। तो आप इन टेस्टों को अटेंड करके तो आपके जो आपका कहाँ लाइक करते हैं, किस लेवल पे हैं, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम हैं उनके लिए दोस्तों। तो मैं आपका एक फिजिक्स का स्पेशल बैच स्टार्ट भी करने जा रहा हूँ जो सिर्फ फिजिक्स का ही होगा, जो 2 मंथ्स में आपको अच्छे से काफ़ी अच्छे से सिलेबस को हम कवर अप करेंगे। जितना भी सिलेबस आपका एक्स ग्रुप के लिए बनता है, जो भी स्टूडेंट है अगर वो चाहता है इसको अटेंड करना बैच को, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, मोस्ट कोशिश करेंगे जो ये बैच चलेगा हमारा ऑनलाइन चलने वाला है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर के ऊपर। भाई नंबर में मेंशन कर देता हूँ, 9255101030 पे। ये सिर्फ ओनली व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉलिंग मत करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। बात कादों के पास में ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपका डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज होता है। सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक वायर है जो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली प्लास्टिक का यूज भी करते हैं और ग्लास का यूज भी करते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों, वो आपकी काम करती है अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, जिसे TIRB कहा जाता है। काफी और इसके अच्छे हैं। अगर आपसे कई बार पूछता है जो मिरेज है वो किसकी एप्लीकेशन है, भाई वो भी किसकी है, TIR की है। इसके अलावा पूछ ले ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड क्यों चमकता है, वो भी क्या है, इसी रीजन से। और मैनी एप्लीकेशन है जो ये क्या है, मोस्ट यूजेबल एप्लीकेशन है जो आपसे पूछ सकता है दोस्तों। एक बात आपको और भी क्लियर कर दूं, जो एक्स ग्रुप का एग्जाम है दोस्तों, वहां से आपके पास एप्लीकेशन मोस्टली पूछता है। मेनली आपके ऑप्टिक्स चैप्टर थे, रिफ्लेक्शन की कौन सी है, रिफ्रैक्शन की कौन सी है, या तो आपको पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है, एक एग्जांपल दे देगा जो 4 एप्लीकेशन कि इस एग्जांपल में कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है, लाइक दिस। चलिए तो आते हैं हम भाई सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा है भाई, द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखिए भाई जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए। अब हमारे पास क्लियर कर दूं, हमारे पास क्या होते हैं जब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, भाई हमारे पास क्या होते हैं, 2 लेंस होते हैं इसमें। ठीक है, एक होता है भाई ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको बना के, ये स्पेस आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, देखिए ऐसा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास आई पीस लेंस। यहां पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पे भी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो होता है हमारा आई पीस लेंस, वो होता है आग के पास, भाई कुछ यहीं पे होता है। ठीक है जी, यहां से फिगर बनता है, देखिए जब यहां से रेज आती है तो पास होती है भाई कहां से, फोकस में से। लाइन सीधी नहीं आ रही है, एज्यूम कर लेना भाई। और एक आती है ऑप्टिकल सेंटर में से भाई। ठीक है, तो रेज क्या मिलती है, यहाँ पे इसकी एक इमेज बन जाती है। तो फिर से हमने ऑब्जेक्टिव के लिए ही बात करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास इमेज कैसी बन रही है, आपके सामने है, कैसी बन रही है भाई, कैसी बन रही है, एक तो बन रही है भाई रियल, दिखाई दे रहा है आपको। तो कैसी बन रही है, हमारे पास जो बन रही है रियल बन रही है। और जो इमेज होती है वो थोड़ी सी एनलार्ज बनती है, कि माइक्रोस्कोप काम ही क्या है, एनलार्ज करना। तो मतलब इमेज क्या है, थोड़ी सी एनलार्ज बनती है। अगर मैं बात करता हूं भाई किसकी, इसके लिए
तो हमारे पास इमेज कैसे बनती है, हम ऐसे सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, जो कि उसकी इमेज है वो क्या बने भाई, दूसरे लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाए। तो इस केस में जो इमेज होती है हमारे पास कैसी बनती है, वर्चुअल और एनलार्ज बनती है। कहां बनती है, वर्चुअल और एनलार्ज। अगर बता आई पीस की बात करता तो हमारे पास वर्चुअल और एनलार्ज आता, लेकिन अगर वो बात कर रहा है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रियल और एनलार्ज। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, रियल और एनलार्ज होने वाला भाई। देखिए भाई, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 slit 4 mm apart illuminated by light of wavelength. What will be the fringe width on a screen placed 2y is equal to क्या होता है अभी, d कैपिटल D lambda by d। यहां पे क्या चीज है, जो कैपिटल D है अभी हमारे पास, ये कहां पे है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और जो ये D होता है भाई, ये होता है भाई स्लिट की विड्थ। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो D हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, विड्थ, व्हाट विल द फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन 2 मीटर। तो हमें क्या है, D दिया हुआ है भाई 2। वेवलेंथ कितनी गिवन है भाई, 6000 एंगस्ट्रॉन। 1 2 3 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है भाई 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है। और क्या गिवन है भाई, स्मॉल d 4 mm दिया हुआ है। 4 mm का मतलब क्या होता है भाई, 4 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है जी। सोल्व करते हैं भाई, इसको कितना आ जाएगा, 2 से गया अभी हमारे पास 2 आ गया, इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा अभी, यहां से काटते हैं 2 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा भाई यहां से। तो कितना आ गया मेरे पास, 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई इसको, इंटू 10 की पावर -10, और कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, 10 की पावर +3 ऊपर जाएगी। अब देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, और कितना बच गया, 10 की पावर -10। तो कितना आएगा हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर -4। अगर मैं कर दूं 0.3 तो ये बन जाएगा भाई 10 की पावर -3। -3 क्या होता है, मिलीमीटर। तो आंसर हमारे पास है 0.3 मिलीमीटर। ये आपका ऑप्शन में भी गिवन है दोस्तों। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्लियर हो गया अभी हमने क्या डिस्कस किया है। हाँ, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए पहले, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे भाई। अब देखिए, सोप बबल लुक, सोप के जितने भी कलर्स होते हैं भाई, ये आपका होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। मैंने कहा था काफी फिनोमेना उससे सबको पता होने चाहिए भाई। ये क्यों होता है भाई, इंटरफेरेंस। जो सोप फिल्म है उससे जितने भी कलर्स आते हैं वो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वेव के कारण हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो मतलब वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ द सुपर इंपोजिशन ऑफ द टू वेव। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इफ सब्सटेंस बीइंग as convex lens in air and concave lens in water, then its refractive index। एक बात क्लियर कर दो भाई, जो अपना नेचर है वो ऑटोमेटिक वही शो करता है, ठीक है। अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं या अगर अपना नेचर को चेंज कर देते हैं, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मीडियम से लेस हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, अब इसने अपना नेचर पानी में डालते ही चेंज कर लिया, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है अभी, पानी से लेस है, बट एयर से क्या है, ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन बोथ एयर एंड ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर। देखिए आपको रीजन बताया है मैंने क्या कुछ है। हाँ, इसके लिए आपको मैं कंसेप्ट भी करवा दूं कि अगर मैं जो मटेरियल है, सपोज कोई ग्लास है, लेंस है, कुछ भी है, तो अगर हमारे पास क्या है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, किसी मीडियम में डाल रहा हूं, उसके क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम लेके चल रहा हूं, उससे ग्रेटर है, तो क्या होगा, नेचर चेंज नहीं होगा भाई। अगर इक्वल है तो बिहेव करता है एज ए प्लेन ग्लास स्लैब। अगर लेस हो जाए तो नेचर क्या होता है भी, इसका इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा।
क्या करेगा, एज ए कनकेव बिहेव करने वाला आपके पास। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम काफी क्वेश्चन है दोस्तों वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कहां पे क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्या दिया हुआ है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, देखिए म्यू ऊपर वाटर नीचे एयर। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो कितना आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू म्यू ए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वाटर रिस्पेक्ट टू, और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उल्टा दिया हुआ है भाई, तो इसको यूज कर लेते हैं वाटर। क्लियर हुआ भाई? हमें इसका रेशियो दिया हुआ है 4/3, वैसा कितना दिया हुआ है 3/2। क्लियर है? जिसको यूज करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 8/9 आ गया। इसको भी सोल्व करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, ग्लास रिस्पेक्ट, नीचे क्या था भाई, एयर की बात कर रहा था, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, तो एयर की बात कर रहा है, तो एयर से एयर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या आ गया मेरे पास, वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो पूछा यही है क्या, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 8/9। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ, इसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं, क्या डायग्राम बनता है इसका हमारे पास, एक प्रिज्म लेके चल रहे हैं अभी, देखिए हमारे पास, ठीक है, वन फेस ऑफ प्रिज्म इज एंगल 30 डिग्री, मतलब इसका एंगल कितना बनता है भाई, 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की बात कर रहा है, इज सिल्वर्ड द इंसिडेंट रे विद, अब इसको एक साइड से सिल्वर्ड किया गया भाई, देखिए। क्लियर? अब अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, सपोज यहां से कोई रेस आ रही है, ठीक है, वो यहां से जाती है, ठीक है, और वो अपने पाथ यहां से क्या आता है, नॉर्मल भी आता है, नॉर्मल होता है हमारे पास, जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, रिट्रेस कर रही है मतलब नॉर्मली मूव कर रही है, नॉर्मल मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90, ये 30, ये भी कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 का। अब लीनियर पेयर की बात करता हूं मैं, ये 90 ये 60, तो ये कितना मेरे पास 30, और जो ये 30 होता है भाई मेरे पास किसके इक्वल है भाई, एंगल आर के इक्वल है। तो आर कितना आ गया भाई मेरे पास 30, इंसिडेंट एंगल पूछ रहा है, तो क्या यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ। वी नो दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और जो ये म्यू है यहाँ पे कितना गिवन है अभी हमें, √2 गिवन है, और हमें इंसिडेंट निकालना, कितना आ जाएगा, साइन आई √2 साइन आर, √2 हमारे पास एज इट इज रह गया भाई, और साइन आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास भाई 30, और साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, कितना रह गया 1/2, तो मेरे पास जो साइन आई है भाई कितना हो गया 1/√2 हो गया, 1/√2 क्या होता है भाई साइन 45 के, तो मेरे पास जो आई आ गया वो कितना आ गया 45 डिग्री का आ गया, 45 है भाई हमारे पास ऑप्शन 45, देख सकते हो भाई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, और क्वेश्चन काफी हमने अच्छे से किया है डायग्राम बना के। If ray of light is incident on the plane mirror at angle of incident 30 degree angle of deviation, चलिए हम आते हैं, पहले तो आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पता होगा भाई, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाए भाई, प्लेन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। हमारे घर में जो यूज करते हैं वो भी कौन सा होता है भाई, प्लेन मिरर होता है। चलिए हमारे पास एक रेज आ रही है भाई, एक रेज आ गई भाई इंसिडेंट रेज, और ये कौन सी आ गई भाई, यहां से जा रही है एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी,
तो बात कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन की, तो पहले तो हम कंफर्म करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या। डेविएशन प्रोड्यूस पूछ रहा है, होता क्या है, एक्चुअल पाथ से रेस आपने कितने एंगल पे डेविएट हो चुकी है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो अगर हम बात करते हैं एक्चुअल पाथ रे का, हमारे पास ये था, मूव कहां कर गई भाई, यहां कर गई है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, ये कहलाएगा डेल्टा, डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का। ये हमारे पास आ रहा है नॉर्मल, और हमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, मतलब आई गिवन है, कितना गिवन है भाई 30। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करें तो आर भी कितना हो जाएगा 30। और ये मेरे पास क्या बन रहा है भाई, पूरे का पूरा लीनियर पेयर बन रहा है भाई। यहाँ क्या आ रहा है, लीनियर पेयर की बात करें तो मेरे पास आ रहा है एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, कितना, तीनों का सम 180 हो जाएगा। क्लियर है, एंगल आई दिया हुआ है 30, आर भी दिया हुआ है भाई 30, प्लस एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, कितना हो गया मेरे पास 180। तो 60 प्लस एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 180, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 180 माइनस 60 बाय, सॉरी बाय कह रहा हूं, इक्वल टू 1। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 120 डिग्री। ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है भाई, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कलर शो द मैक्सिमम डेविएशन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पैटर्न पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्योर के बारे में उसी को यूज करते हैं भाई। रेज आ रही है, यहाँ से जा रही है भाई, टकराने के बाद ऐसे मूव कर जाती है भाई, थोड़ा सा आगे पीछे लाइन्स बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक रह गई, एक और यहाँ बना देते हैं। यहाँ जो पैटर्न बनता है भाई, हमारा बनता है बिग क्योर का भाई, PI B G Y O R, ठीक है जी। अब आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो रहा है भाई, वॉयलेट का हो रहा है, और सबसे कम किसका हो रहा है, रेड का हो रहा है। तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो चीजों को, ठीक है भाई। देखिए अब रुबिडियम दिया हुआ है भाई, न्यूक्लियस दिया हुआ है इसका, ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स। एक बात क्लियर करो पहले इस कंसेप्ट के ऊपर, देखिए कोई भी एटम और न्यूट्रल है तो उसकी बात करते हैं भाई पहले हम। तो क्या होता है इसमें, जो एटॉमिक नंबर है भाई हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, हमेशा इक्वल होते हैं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन दोस्तों ले रहे हैं आपके पास, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी के एटम के अंदर कभी भी चेंज नहीं होते, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं जब वो एटम हमारे पास क्या होता है, चार्ज होकर आयन की फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो अब क्या पूछना चाह रहा है, तो हम इसमें पहले ऑलरेडी फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास इसमें क्या है भाई 88, तो कि मेरे पास क्या है प्रोटॉन्स है, क्लियर है। 88 क्या है, प्रोटॉन्स है, और 88 ही मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 138। 138 क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन है, क्लियर। तो पूछा क्या होगा देख लेते हैं उसे अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कहता है 138 प्रोटॉन है भाई, ये क्लियर है। हमारे पास 138 क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ भी कितना है भाई 138 प्रोटॉन है। 80 सॉरी न्यूट्रॉन क्या है, कल दो मिनट अगर 138 न्यूट्रॉन की बात करें, 138 प्रोटॉन दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन कौन से है भाई 138,
तो ऑप्शन एक भी आ गया हमारे पास, दूसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, एक ही चीज हमारे पास एक्यूरेट है। और हमारे पास क्या है भाई 88 क्या है प्रोटॉन है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा बी ऑप्शन एक्यूरेट। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोमेंटम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। चलिए आपको बता दूं जो मोमेंटम है, ये थोड़ा गलती होगा, आपके पास द मोमेंटम पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट्स के लिए। सेकंड ऑर्बिट्स की बात करता हूं, मतलब हमें जो n की वैल्यू दी हुई है वो कितनी गिवन है भाई 2 गिवन है। आपको बता दूं जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं अभी L से, और ये होता है अभी NH/2π के इक्वल। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ n दिया हुआ है 2, तो क्या बन जाएगा भाई 2h/2π कितना आ जाएगा भाई h/π। आई थिंक आपको ऑप्शन में दिया होगा जिसकी वैल्यू गिवन कितनी है h/π ऑलरेडी। यस दोस्तों क्लियर हो गया होगा हम क्या डिस्कस किए जा रहे हैं हमारे पास, क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो गए पास। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है अभी n है। आपको बता दूं जो एंगुलर स्पीड है और लीनियर स्पीड, हमारे पास इसका एक रिलेशन आता है, वो क्या आता है, हमारे पास जो लीनियर स्पीड है वो क्या होती है एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस के इक्वल होती है भाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है एंगुलर स्पीड, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं भाई। जो एंगुलर स्पीड है वो क्या हो जाएगी v/r। आपको बता दो दोस्तों जो v है ये आपकी इनवर्सली होती है n के, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं बात करता हूं r, ये डायरेक्टली होती है भाई n के स्क्वायर के, तो ये फिनोमेना यूज करने वाले हैं। v कितना होगा भाई 1/n और r कितना हो जाएगा भाई n स्क्वायर के, तो कितना आ जाएगा भाई n की पावर क्यूब के। तो ये क्या हो जाएगा n की पावर क्यूब के क्या हो जाएगी भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है भाई इसका एक्यूरेट है। तो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्लियर कर दूं कि इफ n नोड इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं अभी हाफ लाइफ पीरियड का। हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n नोड बाय 2 n नोड e की पावर माइनस लैम्डा, और टाइम पीरियड यहाँ पे हाफ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाफ के लिए आ गया अभी मेरे पास। देन अमाउंट ऑफ, और टी टाइम के लिए बात करते हैं तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है टी टाइम के लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है अभी एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 इयर्स, तो 15 इयर्स के बाद हमें एंटी फाइंड करना है। जो चीज हमें क्या फाइंड करनी है, जो चीज गिवन है उसको यूज करते हैं। जो फाइंड करनी है वो आती है मेरे पास ऊपर, जो गिवन है वो आती है भाई नीचे। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, दोनों इसको हमें डिवाइड कर रहे हैं तो n नोट बाय 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 2 को ऊपर ले जाएंगे यूज हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा n नोट से n नोट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा डिवाइड करने के बाद हो जाएगा, तो 1/2 हमारे पास क्या बचेगा t, t की पावर कितनी आ जाएगी भाई, थोड़ा बस बताओ इसमें कट जाएंगे इसकी, 1/2 आ जाएगा। और जो ये वैल्यू है भाई ये होती है भाई n के इक्वल, किसके इक्वल, n के इक्वल। ये 2 को घुमा के हम यहीं ले आए तो हमारे पास कितना हो गया nt बाय n नोट कितना हो जाएगा 1/2 की पावर क्या होती है भाई n के इक्वल। जो हमारे पास n है ये क्या है भाई t टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना गिवन है भाई 15, और ये अपने पास कितना गिवन है भाई 5, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया। तो ये कितना आ गया अभी हमारे पास 1/8 आ गया। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास nt की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई n नोट बाय 8। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, फिर फॉर्मूलाज आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैसे क्या हो जाते हैं, बट आपको जो भी टॉपिक मिलता है चैप्टर होता है क्वेश्चन आपको सभी कुछ आना चाहिए।
जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे, दिमाग में नहीं होंगे, तो आप इन चीजों को नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो अब आते हैं इन रिएक्शन रिप्रेजेंट भाई, क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको क्लियर कर दो, जो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, ये हमारा है डीके प्रोसेस का। अगर बात करता हूँ डीके प्रोसेस आपका 3 टाइप से होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है हमारे पास गामा। तो हम बात करते हैं, अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, फर्स्ट देखते हैं 4 वैल्यू कम हो रही है मतलब ए से, और जेड क्या है, 2 वैल्यू कम हो रही है। तो मतलब अगर मैं बात करता हूं एक हीलियम, हीलियम का मान होता है 4, नंबर क्या होता है 2, और यू कैन से एक अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो वो भी क्या होता है 4 और 2, मतलब वैल्यू कम हो रही है और उसका एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। यू कैन से फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या हो रहा है भाई, अल्फा डीके हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बिल्कुल सेम का सेम एज इट इज। अब हमारे पास जहां भी सेम का एज इट इज रहो, जहां पे मास और नंबर में चेंज ना आए, मतलब रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम उसे बोलते हैं भाई गामा डीके। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या हो रही है, जेड की एक वैल्यू क्या हो रही है भाई, कम हो रही है, मतलब जेड में से जा रहा है। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वहां पे हमारे पास कौन सा होता है भाई, बीटा डीके। हमारे पास कौन सा आ जाएगा, अल्फा गामा और बीटा, कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन, दिस इज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर हो गया होगा भाई। वेल एन इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी ये क्या है आपका स्पेक्ट्रम सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट वन गेट्स, आपको क्लियरली बताया हुआ है हमारे पास क्या है, फाइनल ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग सीरीज दी गई है। लाइक मैं अगर बात करता हूं लेमन के लिए 1 होती है, बाल्मर के लिए 2 होता है, फाइनल पास्चन के लिए 3 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऐसे ही है, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और परफेक्ट, टोटल हमारे पास क्या है 5 सीरीज आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अगर मैं बात करता हूं बाल्मर के लिए, तो फाइनल ऑर्बिट्स कौन सा होता है हमारे पास, सेकंड होता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड की ही बात कर रहा है, चाहे वो कहीं से आ रहा है, चाहे वो फोर्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, तो फाइनल पॉइंट कौन सा 2 है, तो हमारे पास किसके लिए आएगा भाई, वो बाल्मर सीरीज के लिए आने वाला है। ठीक है जी, तो आते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। हर चीज को यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ भाई। अगर मैं हर क्वेश्चन को, उस टॉपिक को पूरे का पूरा एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो लगभग आपकी 2.5 से 3 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि अगर आपको इतना आपका दिमाग है जो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, 3 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ पाते, तो सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले, टॉपिक आपको क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं हम। और जो न्यू स्टूडेंट है डिस्कस करना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं। आपको क्लियर कर दिया कि हम एक बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल फिजिक्स का, मोस्टली एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, जिसको अभी अपना एक्स ग्रुप क्वालिफाई करना है तो इसको वो ज्वाइन कर सकता है भाई। ठीक है, 100% नहीं, लगभग 95-98 पॉइंट श्योर हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो 2% छोड़ रहा हूं, आपके एफर्ट के ऊपर छोड़ रहा हूं भैया। ठीक है जी, इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो पूछता है कि न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, हम मॉडरेटर का यूज करते हैं। या आपको पैरेलल्स के लिए हम ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं, वाटर का यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर का एज ए मॉडरेटर आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आता है कि पार्ट ऑफ ट्रांसमीटर की चीज हैवीली डोप्ड कौन सा होता है भाई, एमीटर। बताया हुआ है भाई आपको मैंने, कौन सा होता है भाई, एमीटर होता है। एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज सेमीकंडक्टर एक्स एज एन, कैसे बिहेव करता है भाई, आपको बताया हुआ है। जो सेमीकंडक्टर है एज ए इंस्ट्रिंसिक, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, मतलब आपका कंडक्ट ही नहीं करता। क्लियर है? तो आते हैं भाई हम कहां पे आने वाले हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ये काफी इजी क्वेश्चन है अभी हमारे पास। देखिए, द करंट गेन ऑफ ट्रांसमीटर वर्किंग एज कॉमन बेस एम्पलीफायर। अगर बात करता हूं जो कॉमन बेस है उसके लिए जो हमारे पास करंट गेन है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं भाई, वो यूज करते हैं भाई अल्फा।
ठीक है जी। और अल्फा क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है उसको यूज नहीं करते भाई। अब हमारे पास तीन चीजें, एक होता है भाई एमिटर, एक होता है भाई बेस, दूसरा कलेक्टर। तो कॉमन बेस, तो बेस को गायब कर देंगे। जो आउटपुट है भाई वो हमें मिलती है कहाँ पे, कलेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो नीचे क्या बच गया अभी मेरे पास, कॉमन कौन सा है, बेस, तो नीचे क्या बच जाएगा अभी मेरे पास, एमिटर बच जाएगा। क्लियर। तो क्या बोलना चाह रहा है अभी देखिए, और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है भाई, यहाँ रुकते हैं, 0.96 गिवन है भाई। ठीक है, करंट के। और हमारे पास और क्या गिवन है भाई, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, समीटर दिया गया क्या, ये एमीटर है भाई, नोट एज समीटर। क्या है, एमीटर करंट। एमीटर करंट कितना है अभी, डेल्टा आईसी हम बात कर लेते हैं। मेरे पास जो एमीटर करंट है कितना है भाई, 7.2 मिली एम्पियर है। ठीक है, क्या अभी 7.2, सारा मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर लिखवाने की जरूरत होती। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा आईसी आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, डेल्टा आईसी। डेल्टा आईसी कितना आ जाएगा भाई, 0.96 इंटू 7.2। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सोल्व करने के बाद उसका वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.8 आ जाएगी सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, बेस करंट चाहिए। हमें पता है कि एमीटर करंट क्या होता है भाई, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करते हैं कलेक्टर करंट हमें कितना गिवन है भाई, 6.8, और ऑलरेडी हमें एमीटर करंट भी गिवन है, कितना गिवन है भाई, 7.2। और हमें क्या चाहिए भाई, डेल्टा आई बी निकालना है। तो डेल्टा जो आई बी होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 7.2 माइनस 6.8। इस वैल्यू को आप लोग सोल्व कर लो। जो सोल्व करने में तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आप लोग कितनी आने वाली है अभी, 0.4 के आसपास आने वाली है हमारे पास, मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 39 मिली एम्पियर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन पीएन जंक्शन। विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे नहीं होते हुए, डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, इमोबाइल स्पेयर की लेयर बन जाती है जहां पे वो मोबाइल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन के अंदर होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ए बॉडी अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। हमारे पास कोई बॉडी है भाई, ये देखिए, एक हाइट से क्या कर रही है भाई, फॉल कर रही है। ठीक है जी, हाइट दी हुई है अभी 100 मीटर। ठीक है, और T1 फॉर द फर्स्ट, हमारे पास टाइम है भाई यहां से। ठीक है, और T2 टाइम दे रहा है इस चीज के लिए। ठीक है, अब बात करता है इनमें रिलेशन क्या हुआ। अब देखिए, एक्सकलेशन प्रोड्यूस होती है जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है। एक्सकलेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अभी, क्योंकि जो एक्सकलेशन है वो पॉजिटिव होती है जो बॉडी से ऊपर आती है। जब T1 की बात करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कम थी भाई। जब T2 की बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। वेलोसिटी ज्यादा तो टाइम कम, तो यू कैन से T2 इज लेस देन T1। तो है भाई ये रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। हमारे पास जो है भाई, ए बॉडी इज मूविंग दिस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, हमें एक्सकलेशन फाइंड करनी है। आपको पता है हमारे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है भाई, dx बाय dt। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी भाई, अगर निकालते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ad है, तो खाली हमारे पास क्या रह जाएगी भी, a रह जाएगी, प्लस कितना आ जाएगा 2bt रह जाएगा भाई, माइनस 3ct का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी। अगर हम निकालते हैं अभी एक्सकलेशन क्या होती है भाई, dv बाय dt कर देंगे, इसका अगेन a का हो जाएगा 0 भाई, और ये मेरे पास क्या रह जाएगा भाई,
2b रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, तो थोड़ा कुछ चेंज किया है क्या, 3ct का स्क्वायर, यहाँ पे सी हम खा गए थोड़ा सा, इसमें वापिस ले आते हैं। 3c कितना हो जाएगा 6ct हो जाएगा हमारे पास। 2b माइनस 6ct है भाई, ऑप्शन सी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के ऊपर भाई, आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, डिफरेंशिएशन करना, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है अभी, t गिवन है, कितना गिवन है भाई, ax का स्क्वायर प्लस bx गिवन है। ठीक है, तो हमें x का रेशो निकालनी है। अगेन करते हुए डिफरेंशिएशन, t का हो जाएगा 1 रिस्पेक्ट टू t करके चल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 2ax, और x का क्या होता है भाई dx/dt। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से डिफरेंशिएशन से तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ कितना बन जाएगा b dx/dt हो गया। तो dx/dt मेरे पास क्या होता है 2ax, और ये बन जाएगा भाई b, और यहाँ भी क्या बन जाएगा b इंटू b। अगर मैं यहां से b कॉमन निकाल लूं भाई, मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2ax प्लस b इक्वल टू 1, और मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2ax प्लस b। ठीक है जी, तो अब मुझे निकालना क्या है, x का रिलेशन निकालनी है। अभी तो मेरे पास सिर्फ b ही आया है, b ही आया, तो हम कहाँ निकालते हैं x का रिलेशन। तो x का रिलेशन क्या होगा dv/dt, इसको ले आए भाई, ऊपर कितना हो जाएगा 2ax प्लस b की पावर -1 थी। ठीक है, इसको सोल्व करके कितना आएगा डिफरेंशियल -2ax प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, इस पूरे का ओवर करेंगे, b का 0 हो जाएगा, 2ax का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2a, साथ में x का क्या आ जाएगा भाई dx/dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है -1/2a प्लस b की पावर का स्क्वायर हो गया इंटू 2a dx/dt b बन जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये किसके इक्वल है, इसको यहाँ यूज करते हैं 1/2ax प्लस b, यहाँ पे x भी है भाई, 2ax प्लस b किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हमारे पास ये कितना स्क्वायर है, तो कितना बन जाएगा -b का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 2ab, कितना हो जाएगा -2ab की पावर क्यूब। ऑप्शन है भाई मेरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और टोटली बेस्ड किसके ऊपर है भाई, डिफरेंशिएशन के ऊपर। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इसको अच्छे से कर लोगे, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम यहाँ पे आप फेस करोगे। चलिए, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, चलिए किसके इक्वल होगा। पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होने वाला है हमारे पास, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आने वाला है कितना आने वाला देख लीजिए। अगर बात करता हूँ r क्या होता है, पास r v/i होता है, इसी को यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। और v क्या होता है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है w/q, तो यू कैन से w/i इंटू t। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। मेरे पास v क्या आ गया भाई w/q, और r क्या होता है भाई v/i होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले v को चेक करते हैं, डायमेंशन निकालने के बाद कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v क्या होता है अभी मेरे पास w, ठीक है, अपॉन i इंटू t। i एक का फॉर्मूले का, और एक i ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास। क्लियर, तो वर्क की बात करता हूँ, उसका जो डायमेंशन है क्या होता है m L2t-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसकी बात करो तो कितना हो जाएगा
आई का क्या होता है एम्पियर, तो a टू t माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व करके कितना आएगा, m l टू e की पावर कितनी हो जाने वाली है भाई, या माइनस कर देते प्लस का आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया, इसको हटा देते हैं हमारे पास। तो कितना ऊपर जाएगा, माइनस p की पावर कितनी हो जाएगी भाई, माइनस की 3 हो जाएगी, और a की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। ये तो खाली रेजिस्टेंस का निकाला है, हमें क्या चाहिए भाई, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का हम फाइंड आउट करते हैं कि कैपेसिटेंस का हमारे पास कितना होने वाला है। तो कैपेसिटेंस हमें पता है कि C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाय V, क्या होता है भाई, Q बाय V। तो इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट अपने पास यूज कर सकते हैं भाई। हमें क्या निकालना है भाई, R इंटू सी निकालना है ना भाई। तो उसी का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या आता है R इंटू सी। R था भी मेरे पास V बाय I, ठीक है, और ये क्या था भी मेरे पास Q बाय, तो मैंने सोचा भी नहीं, चलो कर लेते हैं, Q बाय V से V गायब भाई, और Q क्या होता है अभी I इंटू टी, ये भी हमारे पास I से I गया, कितना आएगा टाइम, खाली T ही आ गया भाई। इतना लेंथी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले कंफर्म हो तो वहां से ऑटोमेटिकली पास चीजें सॉल्व आउट हो सकती हैं अभी। तो आते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे पास इसका है, हमारे पास क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी यूनिट ऑफ दिस, किसकी क्वांटिटी है अभी हमारे पास ये, ठीक है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या है, देखो अगर रेजिस्टेंस का फॉर्म निकाला है, उसका निकाला है भाई m मास, यहाँ पे किलोग्राम में रिलेट कर रहा है भाई, l का 2 लेंथ मतलब मीटर का स्क्वायर, टाइम और -3 सेकंड में 3, और एक यहाँ से क्लियर हो रहा है क्योंकि हम डायमेंशन से भी यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसका है भाई, रेजिस्टेंस का, बस क्या आ जाएगा आंसर इसका, रेजिस्टेंस। अदरवाइज आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसका कोई हमारे पास स्पेसिफिकेशन है कि क्या होने वाला है यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको हर टर्म्स को यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पे सारे टर्म हमारे पास आती हो वहां इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों अभी हमने टेस्ट क्लियर किया, आपके पास काफी अच्छा टेस्ट था, और काफी टॉपिक्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, यहाँ पे यूनिट के बारे में डिस्कस किया है, लगभग कुछ काइनेमेटिक्स का, यहाँ पे एक मिक्स टेस्ट था, काफी चैप्टर्स का मिला के दिया था। तो यहाँ से आपकी जो नॉलेज कितनी है उसका हमें पता होता है कि आपको खुद को भी कंफर्म होगा कि आप किन चीजें आती हैं। तो इसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तो हम करेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एक टेस्ट को और करने वाले हैं भाई। तो आपको अगेन बता रहा हूं कि अगर कोई चाहता है कि वो फिजिक्स को अच्छे से क्वालिफाई कर ले, अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, मोस्टली आप मेनली तो हम एक्स ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, हाँ, तो एक्स ग्रुप में इसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो हमारा एक जो हम क्रैश को स्टार्ट करेंगे 2 मंथ का फिजिक्स का, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन के कारण काफी स्टूडेंट्स पढ़ नहीं चुके हैं, वो 11 और 12th का बैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों के पास हो कंप्लीट सिलेबस के लिए, और ये सिलेबस भी आपका 2.5 मंथ में फिनिश कर दिया जाएगा अभी आपके पास, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो अपना नंबर है वो आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, वहां पे कांटेक्ट करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी चीज के। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।